ओके नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ कीवर्ड जो कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत अच्छा टर्म है, वर्ड्स है सब, उसको हम लोग देखते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को नेशनल इनकम जब पढ़ेंगे, जब जीडीपी पढ़ेंगे, जब एनएनपी पढ़ते हैं तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आइए वो उस कीवर्ड को अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्योंकि इसी पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट आगे जीडीपी, एनएनपी, नेशनल इनकम ये सभी में आते हैं। तो देखते हैं, पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक या इकोनॉमिक टेरिटरी किसे कहते हैं? जनरली हम लोग समझते हैं कि अगर ये भारत का मैप है, जैसे ये भारत का मैप है, तो इसे हम लोग समझते हैं कि यहीं तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी कुछ हमारे क्षेत्र आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। जैसे पहला में टेरिटरी लाइज विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री, इट्स इंक्लूड टेरिटरी वाटर ऑल्सो। मतलब कि जैसे पॉलिटिकल फ्रंटियर है, पॉलिटिकल फ्रंटियर में क्या होता है कि हमारा जो ज्योग्राफिकल मैप है, ये तो मैप होता ही होता है, इसके अलावा भी हमारा 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में भी हमारा अधिकार होता है। यानी कि 12 नॉटिकल मील तक हमारे समुद्र में अधिकार होता है। ये सभी एक के पॉलिटिकल फ्रंटियर में आते हैं और जिसमें वाटर इंक्लूड रहता है, ये वाटर वाले भाग भी इसमें आते हैं। अब देखिए, ये तो होता ही होता है। इसके अलावा भी है, दूसरा में है शिप एंड एयरक्राफ्ट्स ओन एंड ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। यानी कि शिप और एयरक्राफ्ट, अगर शिप है, कोई वाटर शिप है, उसका और एयरक्राफ्ट ओनड एंड ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट, यानी कि अगर कोई देश का नागरिक है और उसके थ्रू कोई एयरक्राफ्ट का ऑपरेट किया जाता है। जैसे में अगर हम देखें तो इंडिगो का ऑनर अगर इंडियन है और इंडिगो अगर हमारे फ्रंटियर के, यानी कि पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा दूसरे देश में वो अपना सर्विस दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये यूएसए में सर्विस दे रहा है, यूएसए और कनाडा के बीच सर्विस दे रहा है। अभी तो वो हमारे पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि उसका ऑनर हमारा रेसिडेंट है, इसीलिए इसका जो अर्निंग होगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएगा। ठीक है। तीसरा में आता है फिशिंग वेसल एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। मतलब कि फिशिंग वेसल है, जैसे मैं अगर मान लीजिए यहाँ 12 नॉटिकल तक ही हमारा अधिकार है, लेकिन इसके अलावा अगर इंटरनेशनल जो समुद्र है, सी है, उसमें भी अगर हमारा वेसल जाता है जो फिश को पकड़ने के लिए, तो उसका भी जो अर्निंग होगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस आता है, जो ऑयल और नेचुरल गैस इसके अलावा भी हम निकालेंगे, जो कि दूसरे देश से, मान लीजिए यहाँ तक तो हमारा है, अगर यहाँ तक कोई किसी और देश का क्षेत्र है लेकिन उसमें भी हम निकाल रहे हैं इसकी अनुमति से, तो भी वो हमारे नेशनल इनकम में ही इंक्लूड होगा। रुक दिए, तो वो भी हमारे नेशनल टेरिटरी में ही, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। जैसे फ्लोटिंग ऑपरेटेड एंड रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी वो भी हमारे होगा। उसके बाद चौथा में आता है एम्बेसी। एम्बेसी कोई राजदूत, अगर हमारे देश का राजदूत अगर मान लीजिए जापान में है, तो जापान ये अगर कंट्री है, यहाँ पर हमारा देश का अगर राजदूत है, एम्बेसी है, तो ये भी हमारे नेशनल टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अब इसमें जो अर्निंग होगा, अगर मान लीजिए कि वहाँ पर कोई जापान में हमारा नागरिक या इंडियन गया, उसको कोई वीज़ा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वहाँ गया, वहाँ फीस दिया, तो जो फीस देगा वो फीस हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का ही मतलब भाग होगा और वो डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाएगा उस इनकम को। उसके बाद में कंसुलेट्स एंड मिलिट्री ऑफ एस्टेब्लिशड ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड, यानी कंसुलेंट जो होते हैं ये हमारे देश का ही नागरिक होते हैं, जो कि दूसरे देश में जाके हमारे देश के विषय में प्रमोट करते हैं, उसे कंसुलेट करते हैं। तो ये भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आते हैं। उसके बाद मिलिट्री एस्टेब्लिश, अगर हमारा मिलिट्री किसी और देश में एक्सरसाइज कर रहा है या वहाँ अपना कुछ कैंप लगाया हुआ है, तो वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड किया जाता है। जैसे अब्रॉड, लोकेटेड इन अब्रॉड, यानी विदेश में वगैरह है, तो भी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आता है। ठीक है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी देख लिए। इसके बाद आइए अगला जो हम लोग देखते हैं, वो देखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। आइए अगला जो है वो हम लोगों का जो कीवर्ड है उसमें हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। इसमें क्या अंतर है और ये इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं? तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं। जैसे मैं वो
आपको आप अगर देखेंगे तो खेती, जैसे अगर किसान जो खेती करता है, जो भी वो प्रोडक्शन करता है, जैसे गेहूं का प्रोडक्शन करता है, तो गेहूं इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, और फाइनल गुड्स क्या होगा, गेहूं को अगर ले जा करके उसने ब्रेड्स बना दिया तो ब्रेड्स जो है वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। तो वही है कि ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है, लेकिन फाइनल गुड्स है वो डायरेक्टली कंज्यूम होता है। जैसे ब्रेड बन गया तो ब्रेड डायरेक्टली कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद में ये प्रोड्यूसर के लिए होता है, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो प्रोड्यूसर के लिए होता है, जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोड्यूसर यूज करते हैं, लेकिन कंज्यूमर फाइनल गुड्स को यूज करते हैं। और फाइनल गुड्स को कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर के लिए होता है, और ये फाइनल गुड्स कंज्यूमर के लिए होता है। ये फर्दर प्रोडक्शन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, और ये सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। इससे सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे ब्रेड अगर बन रहा है तो उससे सेटिस्फेक्शन देखा जाता है, लेकिन गेहूं का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे प्रॉफिट देखा जाता है, उससे प्रॉफिट निकाला जाता है, प्रॉफिट के सेंस में वो गेहूं का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन ब्रेड्स का सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब ये अगला देखते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है, जो कि हम लोग को जीडीपी में हमेशा मिलेगा। फैक्टर इनकम किसे कहते हैं और फैक्टर सर्विस किसे कहते हैं, ये दोनों देखते हैं। तो फैक्टर इनकम, जैसे मान लीजिए कोई हाउस होल्ड, कंज्यूमिंग हाउस होल्ड है और एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। जैसे कंज्यूमिंग हाउस होल्ड और प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत उसको क्या क्या पड़ेगा, तो उसको लैंड की जरूरत पड़ेगी। अगर मतलब उत्पादन करेगा तो उसे सबसे पहले क्या पड़ेगी, लैंड की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद लेबर की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। और ये तीनों चीज़ की उससे वो कहाँ से लेगा, तो कंज्यूमिंग हाउस होल्ड से वो लेगा और लेकर के प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपना प्रोडक्ट करेगा। और इसके बदले वो कंज्यूमिंग सेक्टर को क्या क्या देगा, तो लैंड के बदले वो रेंट देगा, जो लैंड लेगा उसका वो रेंट देगा। उसके बाद जो लेबर होगा उसको वेजेस देगा, और जो कैपिटल होगा उसका इंटरेस्ट देगा वो, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉफिट देगा। यानी कि अगर हम देखें तो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, तो फैक्टर सर्विस है। ये फैक्टर सर्विस है, और ये क्या है, फैक्टर इनकम है। तो फैक्टर इनकम क्या है, कंज्यूमिंग सेक्टर को फैक्टर इनकम मिल रहा है, और फैक्टर सर्विस मिल रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन। इसी को कहते हैं फैक्टर इनकम और फैक्टर सर्विस। क्लियर है। अब देखिए फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विस हमने समझ लिया। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करेगा कंज्यूमिंग सेक्टर को, और कंज्यूमिंग सेक्टर क्या करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस को करेगा, यानी कि उपभोग व्यय करेगा। इस पर ये क्या करेगा, तो व्यय करेगा, और ये इसको गुड्स और सर्विस देगा। तो इसी को कहते हैं फैक्टर इनकम, फैक्टर सर्विस, जो कि हम लोग को जब नेशनल इनकम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। अब आइए फिर देखते हैं, अगला है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे कंज्यूमिंग सेक्टर है और एक प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, तो इसमें जो बीच में जो वर्क करता है वो क्या करता है, जैसे बैंकिंग वर्क करता है, गवर्नमेंट वर्क करता है। अब कंज्यूमिंग सेक्टर से बैंकिंग कैसे वर्क करता है, तो वो हम लोग जो सेविंग करते हैं वो बैंक में सेविंग करते हैं, और बैंक उस मनी को क्या करता है, लोन यानी इन्वेस्ट कर देता है प्रोड्यूसिंग सेक्टर में। ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर हम लोग क्या करते हैं कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर जो है गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को क्या करता है, सब्सिडी दे देता है। और हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट हम लोग क्या करता है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट कर देता है। यानी कि एक सर्किल में हमारा जो इनकम है वो इनकम रोटेट करता है, और इसी को हम लोग कहते हैं जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट और सब्सिडी। इसको हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, तो ऐसा पेमेंट जो गवर्नमेंट कंज्यूमिंग सेक्टर को, यानी कि जो कंज्यूमिंग सेक्टर इस सेक्टर को कंज्यूमिंग सेक्टर को करे, लेकिन कंज्यूमिंग सेक्टर गवर्नमेंट को कोई सर्विस ना दे, यानी कि ऐसा पेमेंट जिस पर कोई सर्विस, ये कंज्यूमिंग सेक्टर इसको गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं देता। ये टैक्स दिया और इसने क्या किया, बदले में इसे ट्रांसफर पेमेंट किया, लेकिन इसके ट्रांसफर पेमेंट के बदले में कंज्यूमिंग सेक्टर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट को नहीं देती है। जैसे स्कॉलरशिप में गवर्नमेंट को कोई सर्विस नहीं मिलता है। ओल्ड एज पेंशन, जो वृद्धा पेंशन योजना है, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट करती है, उसका कोई सर्विस उसे नहीं मिलता है, तो इसी को ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। और जब देखिए सब्सिडी किसे कहते हैं, तो सब्सिडी वो पेमेंट जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे सर्विस सेक्टर के बदले में, यानी कि सर्विस सेक्टर को ना दे करके वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे दे, यानी कि जो टैक्स यहाँ मिल रहा है और उसमें से ये क्या करेगा, सब्सिडी के तौर पर प्रोड्यूसिंग सेक्टर को दे देगा। और उस जैसे LPG और फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर में फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट किसानों को सब्सिडी ना दे करके सीधे प्रोड्यूसिंग सेक्टर को, कंपनी को ही दे देती है सब्सिडी के तौर पर, और फिर वो जो है वो रेट को कम करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट और सब्सिडी क्या होता है, और देख लिए हम लोग। अब अगले जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जब GDP, GNP, नेशनल इनकम, तो उसमें ये सब सारे टर्मों का यूज होगा, और उसमें हम लोग यूज करके निकालेंगे नेशनल इनकम कैसे निकलता है किसी देश का, और उसमें क्या क्या फैक्टर वेरी करता है। ओके, थैंक यू।